हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक बच्चों। तो आई होप आप सब बहुत ही फिट होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने इंडियन ज्योग्राफी में अपना बात करी थी अर्थ के रोटेशन के बारे में। चलो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे अर्थ के बारे में, तो हमने अर्थ के रोटेशन के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हमने देखा था कि मोशन ऑफ अर्थ किस तरीके से हो रहा है, अर्थ में रिवॉल्यूशन, रोटेशन, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई होप आप ये आराम से पढ़ के आ गए होंगे। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। और इस वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना जो आपको अर्थ में देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि डेज लॉन्गर क्यों होते हैं देन नाइट्स एट द इक्वेटर। और इसमें हमने एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि लगातार 6 मंथ तक जोन ऑफ इल्यूमिनेशन क्यों रहता है आर्कटिक सर्कल में एंड कॉरस्पॉन्डिंगली अंटार्कटिक सर्कल में रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ सन। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो अपने टॉपिक, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, जैसे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपकी जो संगत है वो भी आपका एटमॉस्फेयर ही हुआ एक तरीके से। तो एवरीथिंग दैट इज़ इन योर सराउंडिंग इज रिगार्डेड एज योर एटमॉस्फेयर। अब इसको आप लिटरल वे में ले सकते हैं या फिर साइंस के वे में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है ये। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे इनर मोस्ट लेयर इज ऑफ ट्रोपोस्फेयर, फिर आ जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज योर एक्सोस्फेयर। हालांकि यहीं पर आपका एक और भी पड़ता है, क्या, आइनोस्फेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आइनोस्फेयर आपका एक्सोस्फेयर का ये एक छोटा सा पार्ट हो जाता है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करते हुए चलना है, जो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग इज़ योर ओजोन लेयर, सेकंड थिंग इज़ योर कार्बन लेयर। ठीक है, कार्बन लाइन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, अभी अगर आप रिसेंटली बात करो, कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट आया था जब आपके कौन, जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस और आपके कौन, वर्जिन गैलेक्टिक के जो फाउंडर हैं, वर्जिन इंडस्ट्री जो है उसके फाउंडर है, उन दोनों ने क्लेम किया कि हम लोग बने हैं फर्स्ट पर्सन जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट लेके आए हैं। अब सब ऑर्बिटल फ्लाइट क्या होती है, या उन्होंने ये भी क्लेम किया कि वो पहले व्यक्ति बने हैं जो, क्या बोलते हैं, स्पेस को घूम के आए हैं। मतलब स्पेस में रह के नहीं आए हैं, जस्ट घूम के आए हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी कैरमन लाइन, ये वो लाइन है जो आपकी डिटरमाइन करती है कि कहाँ पर आपका स्पेस स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो यानी कि जो स्पेस की स्टार्टिंग लाइन है दैट इज़ योर कैरमन लाइन। और ये बताता कौन है हमें, ये हमें नासा बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़, एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली बात जो हमें करनी है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं जो आपको मिल जाएंगी, और उन हर गैसेस का एक डिफरेंट डिफरेंट वर्क होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो होती हैं, ये अर्थ की सरफेस से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऊपर तक एक पूरा गैस का ब्लैंकेट बनाकर रखी गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो गैसेस कवर है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ रिगार्डेड एज योर अर्थ एटमॉस्फेयर। अब जब आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेयर हैं, ये भी आप साथ साथ पढ़ लीजिए। अगर आप लैंड की बात करोगे तो लैंड वाले को बोलते हैं हम क्या, लिथोस्फेयर। वाटर की बात करोगे तो वाटर वाले को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोस्फेयर। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, जब भी कोई टॉपिक को पढ़ो ना, तो उसके जो भी सब्सिडरी टॉपिक्स होंगे उनको भी साथ साथ पढ़ते हुए चलना। क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सब्सिडरी टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे तो आप ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हो, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। और वो क्या है, लिंकिंग ऑफ सिलेबस। अगर आप बात करो, ऐसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, कितना पढ़ोगे, कब तक दिमाग लगाते रहोगे।
तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज लिंकिंग ऑफ सिलेबस। अब आपको एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करना है। अगर आप ये कर लोगे तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू बच्चों, एक केक वॉक हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपको आदत तो पड़ गई होगी अब तक। अगर आप बहुत डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं तो आपको आदत पड़ गई होगी पढ़ने की, पर आप अभी तक समझ नहीं आए होंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। तो यहीं पर बस सर्वज्ञ एजुटेक क्या कर रहा है, आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा है कि आपको समझ आ जाए कि पढ़ना कैसे है। क्लियर। और अगर आपको देखना है तो साइड बाय साइड हमारी एसएससी की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो अगर कोई बच्चा एसएससी की भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हो। क्लियर। तो चलते हैं आगे। कंपेयर टू द अर्थ रेडियस द एटमॉस्फेयर अपेयर टू बी ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ गैसेस। क्लियर। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब ये थिन क्यों है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम बात कर रहे थे, जिसका कि मेन काम क्या था आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी, कहाँ, ओरिजिन ऑफ अर्थ में भी या फिर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में भी ग्रेविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ग्रेविटी का है। अब देखो ग्रेविटी थी, तो चलो एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग देखो इतने तो, मुझे पता है बच्चों आप लोग इतने समझदार हो कि आप पुराना तो पढ़ के आए होंगे, है ना, पुराना पढ़ के आए होंगे। तो जरा बता दो कौन सी थ्योरी थी जो बताती है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। सोचो कौन सी थ्योरी थी। सबसे पहले तो देखो इमैनुअल कांट ने दी थी। अब इमैनुअल कांट के बाद कौन आए, लेप्लेसे। उनकी थ्योरी का नाम क्या था, नेब्युलर हाइपोथेसिस। ये था उनकी थ्योरी का नाम, आगे नहीं था। तो बस यहीं पर आपका क्या बना, दैट इज योर नेब्यूला। अब नेब्यूला जैसे ही बन गया, नेब्यूला के बाद आपने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, नेब्यूला बना तो वो क्या था, एक क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल है। अब ये क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल है तो ये क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है, और जैसे ही ये रोटेट करेगा इन दिस डायरेक्शन, ये क्या करेगा, सोचो जरा क्या करेगा, दो चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। हैवी पार्टिकल्स किधर की तरफ जाएंगे बताओ, हैवी पार्टिकल जाएंगे इंटीरियर। क्या हो गया, कन्फ्यूजन आ गया क्या, नहीं आया, बहुत बढ़िया। अगर आ गया है तो एक बार जाके उस वीडियो को दोबारा से देख लेना। हैवी पार्टिकल्स, जस्ट लाइक हैवी पार्टिकल्स कौन कौन से थे हमारे, Fe, आयरन, निकेल। तो ये आ गए अर्थ के इंटीरियर में, और जो लाइटर पार्टिकल हैं आपके, वो कहाँ रह गए, आपके एक्सटीरियर में। और यहाँ पर क्या आ गया आपका, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब जब ये नेबुला बना होगा उसके बाद देखो आपका लिथोस्फीयर तो अलग से हो गया, अभी बताया ना, लिथोस्फीयर किस चीज़ का है, जो भी लैंड सरफेस है उसे हम बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर तो बन गया, अभी भी रोटेट तो कर रहा है ना नेबुला, या फिर आप बोलो आपकी अर्थ तो रोटेट कर रही है। अब जब वो रोटेट कर रही है तो उसके अराउंड जितनी भी गैसेस हैं वो भी रोटेट होनी स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी, सोचो, ये तो कॉमन सेंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस, दैट इज़ योर कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस का यूज़ करोगे तो यूपीएससी थोड़ा सा तो इजी हो ही जाएगा ना। ये बस ये मान के चलो, ये ट्रिक है यूपीएससी की कि यहाँ पर और कुछ लेके आओ ना आओ, बट कॉमन सेंस लेके ज़रूर चलना। तो अब लिथोस्फीयर है, उसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर के अराउंड आपके जितनी भी गैसेज होंगी वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देंगी। अब जब वो रोटेट करेंगी उसके रोटेशन से क्या होगा बताओ, तो जो गैसेज हैं वो एक जगह आके स्टेबल होना स्टार्ट कर देंगी अब गैसेज भी, और जैसे ये गैसेज स्टेबल होने लग जाएंगी वो बनाना स्टार्ट कर देगी क्या, आपका एटमॉस्फियर। क्लियर। देख लेते हैं, ये एटमॉस्फेयर आपका बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बस इतना सा आपको याद रखना है। चलो आगे देख लेते हैं और क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या बला है, प्रेशर तो समझते होंगे बच्चों, प्रेशर, अरे बहुत प्रेशर है बच्चों पे, एग्ज़ाम निकालना है, फिर नौकरी लेनी है, फिर शादी का प्रेशर अलग होगा,
कोई ना कोई तो होगा तुम में से ऐसा जिस पे शादी का प्रेशर भी आ रहा होगा, और साथ साथ फिर उसने खुद की कमिटमेंट की नहीं, जब तक ऑफिसर नहीं बनेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। है कि नहीं है ये प्रेशर? तो चलो, अब ये वाले प्रेशर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं पीयर प्रेशर, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर हम पहले नॉर्मल प्रेशर पढ़ते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है। तो चलो पहले प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर, प्रेशर इज योर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया आपका? फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स इन पर यूनिट ऑफ एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फोर्स लगाई जा रही है। अब अगर ये फोर्स कौन अप्लाई करे? इफ फोर्स अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर, अगर ये फोर्स अप्लाई करी गई है किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर के द्वारा, देन इट वुड बी टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस इतना सा समझना है। द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट। ठीक है, ये मत समझना हवा हल्की है तो उसका कोई वेट नहीं होगा, बट इतने अमाउंट ऑफ हवा की सोचो जो अर्थ के अराउंड इतने दूर तक फैली हुई है, उसका प्रेशर तो पड़ ही रहा होगा ना। तो उसी को बोला जाएगा क्या आपका? दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 1034 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लिख लो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी कभी CAPF डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने जो प्रेशर बताया दैट इज एट सी लेवल, बस इतना सा याद रखना। अच्छा, अब मेरे को जरा एक चीज़ बताओ, जो प्रेशर होगा वो अगर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ट्रेवल करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ योर अर्थ सरफेस। ठीक है, ये आपको बस कॉमन सेंस, ठीक है, इनको हम बोलेंगे, लोग नॉर्मली MCQ बोलते हैं, हम इनको बोलेंगे CMQ, CSQ, कॉमन सेंस क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, कभी इसको भी ऐसे भी करके देखना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्रेशर हो गया। चलो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बताओ, कमेंट करो, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? और जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाएंगे तब बताओ प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? सोचना, ये बेसिक साइंस है, बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। चलो आगे चलते हैं। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, तो ये देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर कंटेन वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, और सबको पता है, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंपोजिशन अगर हम पढ़ें सबसे ज़्यादा आपका क्या है? नाइट्रोजन है जी, अराउंड एंड अराउंड 71%। फिर आपका क्या है? ऑक्सीजन है। क्लियर? तो ये भी आपका लगभग लगभग 23% के, बाकी कुछ अदर अदर गैसेज हैं, बाकी देख लेते हैं एकदम एक बार। तो प्लांट क्या चाहिए होता है? प्लांट को क्या चाहिए होता है? प्लांट रिक्वायर्ड CO2, सबको पता है, प्लांट्स के पास जाता है। यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से आपके लिए बनाऊँ, अरे यार ये तो फूल पत्ती कुछ ज़्यादा ही बेकार बन गई। ठीक है, तो प्लांट को चाहिए होता है आपका CO2, और ये निकालता क्या है? O2, और ये O2 को कौन ब्रीथ कर जाता है? ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन को चाहिए क्या आपका? O2, वो लेता है क्या? O2, और निकलता क्या है इसके अंदर से, मतलब रिलीज क्या करता है? दैट इज योर CO2। बस इतना सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है, और यही बैलेंस है जो हमारा इक्विलिब्रियम बना के रखता है। तो अब एटमॉस्फेयर में एक तो हो गया गैसेस की बात, सेकंड हम बात कर लेते हैं सोलर रेडिएशन की, क्योंकि सोलर रेडिएशन भी तो आ रहा है ना सन की तरफ से। जब हमने सन की बात करी थी तो ज़रा याद करो बच्चों, वो कौन सा एरिया है जो हमें विजिबल हो पाता है नॉर्मल टाइम्स में? कई सारी चीज़ें बताई थी, कोरोना बताया था आपको, फोटोस्फेयर बताया था, क्रोमोस्फेयर बताया था। उनमें से बाकी चीज़ें तो सिर्फ आपका एक्लिप्स के टाइम दिखती थी, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल टाइम में भी आपको दिखती है, और दैट इज़ द मोस्ट विजिबल पार्ट। बताओ कौन सा है? सोचो। देखो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बेटा मार पड़ेगी फिर, पर रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पढ़ तो लोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना कम कन्फ्यूजन, ये मूल मंत्र है। अगर सही में प्रिपरेशन करनी है और सही में ऑफिसर बनना है तो ये ध्यान रख लेना कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन भी तो बिल्ड होगा, पर जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा ही
आपका क्या होगा, कन्फ्यूजन क्लियर भी होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, दैट स्पेयर या दैट एरिया इज फोटोस्फीयर। क्लियर, तो ध्यान रखना है वो कौन सा एरिया है, दैट इज योर फोटोस्फीयर। ऑल लाइफ फॉर्म नीड पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। और इसी के बेस पे हम दो तरीके से आपके एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर क्या, वार्म ब्लडेड, एंड सेकेंड इज योर कोल्ड ब्लडेड। अब बताओ वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में क्या फ़र्क होता है। देखो मैं बता देता हूँ, वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स होते हैं जिनकी क्या होती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत बड़ा होता है, यानी कि वो आपका क्या बोलते हैं, हॉट क्लाइमेट में भी आराम से जी लेंगे या हॉट वेदर में भी आराम से सर्वाइव कर लेंगे, और अगर ड्रास्टिकली कोल्ड क्लाइमेट हो गया तो भी उसमें सर्वाइव कर लेंगे। बट कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, उनकी रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उनको एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिलेगा, देन ओनली दे कैन सर्वाइव। अब ये आपको बताना है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो चलो अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हर लाइफ फॉर्म को किस तरह का एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए और स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी चाहिए सोलर रेडिएशन की, जो उनकी बायोफिजिकल प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ज़रूरी है। और एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे अर्थ के अंदर यानी कि हमारी अर्थ की सरफेस तक सोलर रेडिएशन को अलाउ कर देता है आने के लिए। ठीक है, सोलर रेडिएशन तो अंदर आ जाता है, बट सोलर रेडिएशन के साथ देखो जब सन से चलता है तो वहाँ से सभी तरह का रेडिएशन चलता होगा। ठीक है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बस आपका यूवी रेज को रोक देता है, यूवी रेज को रोक देता है। और ये मेनली कहाँ पर रुकती हैं, सोचो जरा, ओजोन, प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। जैसे गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, तो ओजोन इज द प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ। तो यहाँ ध्यान रखना, तो ओजोन क्या है, प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है हमें, यूवी रेज से, क्योंकि यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए। अब ये क्या करता है, फिल्टर आउट कर देता है यूवी रेज को, रिपेल कर देता है वहीं से, और सिर्फ सोलर रेडिएशन को अलाउ करता है इनसाइड दी अर्थ आना, या इनसाइड दी अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करके भी रखता है। अब कैसे मेंटेन करता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था। चलो ये हो गए आपके सूरज देवता। आजकल सूरज देवता थोड़े से अजीब से ही बन रहे हैं मेरे से, बट मान के चलते हैं। और दिस इज़ योर अर्थ सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लाउड्स भी होंगे और भी डिफरेंट चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग हो गई यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे क्या होता है। जब आपका सोलर रेडिएशन आता है ये अर्थ की एटमॉस्फेयर में, तो जो ओजोन होती है वो क्या करती है, यहाँ पर समझ लेते हैं। ओजोन नॉर्मल रेडिएशन को तो अंदर की तरफ अलाउ कर देता है, ठीक है, बट जो आपका क्या होता है, यूवी रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन वो यहाँ पर आता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। दैट इज़ योर यूवी रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। क्लियर, पहले यहाँ पे समझो। और यहाँ पर जो इनसाइड की तरफ आती हैं दैट आर शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं, तब तक शॉर्ट वेवलेंथ रेज सिर्फ यही अंदर आ पाती हैं आपकी। और जब ये आती हैं तो शॉर्ट वेवलेंथ रेज के बारे में ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती हैं। ठीक है, अब ये जब आई नीचे आई, हमें अच्छा अच्छा सोलर रेडिएशन दिया, जो हमें धूप की ज़रूरत होती है वो दी हमें। देन जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आपकी ये वेव्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम शॉर्ट वेवलेंथ टू लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि कौन से वेवलेंथ की बात हो रही है, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, कल आपको बताया था ना विबग्योर, शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था विबग्योर। तो अगर आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वेवलेंथ क्या होती है,
वेवलेंथ इंक्रीज होती है। याद आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अरे बादाम नहीं खाते? बादाम खाओ भाई, बादाम काजू बादाम पिस्ता खाओ, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, तो इधर की तरफ इंक्रीज होता है और इधर की तरफ आपका क्या होता है, क्या इधर की तरफ क्या इंक्रीज होता है बताओ? वेवलेंथ के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी। कहाँ गए बुद्धू? सब भूल गए एक दिन में ही। ठीक है, तो इधर को फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ेगी। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो अगर इतना याद रख लोगे तो एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, और इतना याद नहीं रख पाए तो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। और क्या रोल है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वुड फाइंड इट वेज थ्रू इफ एटमॉस्फेयर ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर टू बी स्पेसिफाइड वर एब्सेंट। बताया ना, प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ इज योर ओजोन। तो प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ अगर नहीं होता तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आपके अर्थ में आ जाती। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या चीज़ों से बचाता है हमें? मीटियोर्स, पढ़ा था हमने मीटियोर्स के बारे में, मीटियोर, मीटोराइड और मीटियोरॉइड्स, तीनों के बारे में पढ़ा था। वो जब भी एटमॉस्फेयर के थ्रू आते हैं तो वो जल जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, मिजोस्फेयर से। मिजोस्फेयर में फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये जो मीटियोर्स होते हैं ये जलना स्टार्ट हो जाते हैं, और मिजोस्फेयर में आके ही ये किस तरीके से दिखने लगते हैं हमें? बात करी थी हमने किसकी? शूटिंग स्टार्स की तरह हमें दिखने लगते हैं ये। चलो आगे बात करें। वेदर इज another important phenomena which dictate the direction of a number of natural and man-made process like plant growth, agriculture, soil formation, human settlement, extra etc. क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जितने भी आपके क्या होते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे वेदर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लास्ट टाइम मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो आई होप अब तो आपको पता लग गया होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। पर तुम बच्चों ना इतने शाणे हो या इतने बेशरम हो कि एक बच्चे ने भी, नॉट इवन अ सिंगल वन, जिसने मुझे कमेंट करके बताया हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइमेट एंड वेदर। चलो एक मौका और दे रहा हूँ, आज बता देना। ठीक है, आज बता दो वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है, तभी तो मुझे पता लगे तुम कितने पानी में हो। चलो अब देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये होती है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा क्या पाई जा रही है आपकी? नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट अदर गैसेस तो है ही। चलो तो अगर आपको देखना है तो ये देख लो, नाइट्रोजन आपकी है अराउंड अराउंड 78, ऑक्सीजन 21 के लगभग मान के चलते हैं। फिर आ जाता है आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन। ठीक है, अभी हम इनमें से कुछ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे भी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें कंपोजिशन में और क्या क्या आता है, सिर्फ गैस नहीं होती एटमॉस्फेयर में, और भी चीज़ें होती हैं। अब बताओ, आप लोग बाहर खेलते हो, इतनी धूल मिट्टी उड़ाते हो, ये कहाँ जाएगा? ये भी तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। पता हो जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, ये भी जाएगा। तो कंटेन ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल कलेक्टिवली नोन एज एरोसोल्स। ठीक है, और इन एरोसोल्स का नाम आज याद रखना। क्यों क्यों याद रखना ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि इन्हीं एरोसोल के बारे में हम कब पढ़ेंगे? एट द टाइम ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन। जब क्लाउड फॉर्मेशन की बात आएगी तो ये एरोसोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तब भी हम ये पढ़ेंगे। सम ऑफ द गैसेज में बी रिगार्डेड एज परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। कुछ को तो परमानेंट हम बोल देते हैं, जो कि फिक्स प्रपोर्शन में आपको मिल ही जाएंगे, और कुछ आपका थोड़े थोड़े टाइम बाद प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर देखें और क्या चीज़ें होती हैं, तो जो प्रपोर्शन ऑफ गैस है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल हायर लेयर्स में, हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी का होता है, यानी कि बहुत कम होता है। तो आपने देखा भी होगा, अगर आप में से कई लोग ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं, ठीक है, ट्रैक वगैरह पे जाते हैं या घूमने निकल जाते हैं, पहाड़ों की शौक है जिसको, या एक सिंपल एक टर्म्स होते हैं ना उनके लिए, क्या होते हैं? वॉन्डरलस्ट, ऐसे ही कुछ होता है।
तो आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है तो वो पक्का पहाड़ों पे तो गया होगा। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते हो आपको सांस लेने में दिक्कत आती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपका स्टेमिना कम हो गया या आप बूढ़े हो गए, नहीं। वहाँ की जो हवा होती है वो बहुत थिन होती है, यानी कि बहुत पतली होती है। और थिन बोलने का मतलब होता है कि उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे 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 कम होती जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली अगर हम देखें, यानी कि जो नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है, अगर आप 120 किलोमीटर ऊपर तक चले जाओ तो बिल्कुल आपको मिलेगी ही नहीं ऑक्सीजन। तभी आपने देखा होगा जितने भी स्पेस स्टेशन वगैरह में रहते हैं, स्पेस शटल में जाते हैं, वो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। या जो लोग भी माउंट एवरेस्ट वगैरह की ट्रैकिंग करते हैं वो लोग भी मास्क लगाते हैं। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे आपको हवा तो मिल जाएगी, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, बट उतने अमाउंट में नहीं मिलेगी जितने अमाउंट में आपकी बॉडी को आदत होगी या आपकी बॉडी को चाहिए। तो सिमिलरली अप्लाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर कभी आपके सामने इस तरीके का सवाल आ जाए कि अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपको ऑक्सीजन तो कम मिलेगी, बट इन कंपैरिजन टू डेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह का कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखो दो तरह के बच्चे आएंगे सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब भी दो तरह के बच्चे आते हैं, और ये मैं बताऊंगा आपको जब हम आखिरी में एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे सीएपीएफ के लिए, तब बताऊंगा मैं आपको कि दो तरीके से बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला, उनको कुछ नहीं आता, उन बच्चों को ना ए का पता ना बी का पता, उनको एक ही चीज़ करनी है, जय माता दी। ठीक है, उन्होंने लिया हर हर महादेव और टिक लगा दिया। ये एक तरह की, मैं ये बोलूँगा कि एक तरफ की बहुत बेवकूफ़ स्ट्रेटजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो चांस ये हो जाता है कि अगर आपका गलत हो गया, वैसे तो अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो अगर आप 10 तुक्के लगाते हो और उसमें से अगर आपके 4 भी ठीक हो गए तब भी आप प्रॉफिट में हो। बट अगर किसी की किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और 10 के 10 गलत हो गए तो खामखा क्यों अपने 6 नंबर गंवाने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी। सेकेंड तरह के बच्चे जो एक दो स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लेते हैं फिर सोचते हैं कि अटेम्प्ट करें ना करें। अगर आपने देखो 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दिया है और 2 स्टेटमेंट बची हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि आप के पास 30% चांस है उसको सही करने का, तो आपको जाना चाहिए। इन केस अगर आपने ऑलरेडी जो अटैम्प्ट है वो बहुत कम है, ठीक है। अगर आपने अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए और आपको पता है कि आपने एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करे हैं और आपके नंबर ठीक ठाक बन जाएंगे, बट आपको कुछ नंबर्स की ज़रूरत है, तो आप तब थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि उन्हीं क्वेश्चंस में जाएं जिन क्वेश्चंस में आप 50% प्लस श्योर है। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आप 50% से ज़्यादा श्योर हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को बोली वो स्टेटमेंट गलत होगी। क्यों होगी गलत? क्योंकि यहाँ पर मैंने चलो ऑक्सीजन तो कम बताया बट मैंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को बढ़ा के बता दिया, जो कि गलत है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप नियरली 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर, और जो रिमेनिंग होती है वो क्या होती है? इनर्ट गैसेस। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना इनर्ट गैसेस। कौन कौन सी होती है इनर्ट गैसेस? बताओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह की गैसेज जो होते हैं उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैसेस। चलो आगे देख लेते हैं और क्या है। बिसाइड दीज गैसेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेज ही नहीं है, डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर भी आपका पाया जा रहा है, और इन सब का हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट काम है। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम है? ठीक है, ऑक्सीजन देखो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन ना होता तो हम ना होते। मैं एक दिन एक ऐसी रैंडमली मैं देख रहा था तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने एक सवाल डाला हुआ था और यही सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अगर इस दुनिया में से सारा ऑक्सीजन निकाल लिया जाए, ठीक है, सारा ऑक्सीजन हटा दिया जाए, तो अपार्ट फ्रॉम लिविंग बींग्स के अलावा और क्या क्या आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे अर्थ पे? ये बड़ा सोचने वाला सवाल है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि और कहीं तो ऑक्सीजन यूज़ ही नहीं हो रहा है और कहीं पे ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है। तो मैं बताऊं आपको बच्चों कि अगर ऑक्सीजन ना होगा तो आपके पास जितने भी अब मेटल्स हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मेटल ज़्यादातर आपके किस तरीके के फॉर्म में? ओर्स के फॉर्म में, और वो क्या है? मेटल ऑक्साइड्स। मेटल्स भी नहीं आप एक्सट्रैक्ट कर पाते, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन आपने करा हुआ है ये खड़ा नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीजन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बाकी तो ये सब तो आपको पता ही होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कंबशन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, कंबशन भी पॉसिबल नहीं हो सकता था विदाउट आपका किसके, विदाउट ऑक्सीजन आपका कंबशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं और क्या है ऑक्सीजन के बारे में। चलो नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन इज 78%। ये क्या है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है, इनर्ट गैस है ये आपको, और इसका जो मेन फंक्शन होता है टू कंट्रोल कंबशन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा दो तरीके से आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा होगा। फर्स्ट आपने देखी होगी ब्लू फ्लेम्स, और इधर आप देखोगे येलो फ्लेम्स। ठीक है, तो ये ब्लू फ्लेम्स कब होती हैं, जब क्या होता है आपका कंप्लीट कंबशन। और एक कंप्लीट कंबशन कब होगा, जब होगा का एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। और येलो फ्लेम्स कब होंगी, जब इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। और ये इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि लकड़ी का आधा जलना, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी चीज़ जल रहा है वो ढंग से नहीं जल पा रहा है, और ये किस वजह से होगा, ये होता है क्या, आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो भी ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करेगा, तो इस वजह से भी आपका येलो फ्लेम्स आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 0.03 हो गया, ये 0.3% ऑफ ड्राई एयर होना चाहिए था। क्लियर, तो ये भी क्या होता है, ये कंबशन का एक प्रोडक्ट है। चलो अगर आपको दिखा दें, मतलब अगर कोई भी कार्बन कंपोनेंट है, देखो कोई भी कार्बन कंपोनेंट है, तो कार्बन प्लस O2 हीट तो लिबरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2। तो ये होता ही है, जैसे इसकी एक बेसिक रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। C6H12O6 प्लस क्या होता है यहाँ पे 2O2, 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, अगर ये बैलेंस ना हो तो एक बार बैलेंस करके देख लेना, बाकी तो यही आपकी होती है। तो यहाँ देख रहे हो ये क्या है, एक आपका कार्बन कंपाउंड है। ये कार्बन कंपाउंड में जैसे ही ऑक्सीजन मिला तो उसने क्या बना दिया, आपका CO2 बना दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये होता है क्या, ऑब्जर्वर ऑफ हीट, सॉरी ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ, एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अब दोबारा से आते हैं, जो डायग्राम आपका पिछली बार बनाया था उसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ये हो गए आपके सूरज देवता, ये अर्थ का सरफेस। ठीक है, यहाँ से उन्होंने रेज भेजी शॉर्ट वेवलेंथ। अब देखो मैं बार बार क्यों बना रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार बनाने की मेहनत क्यों कर रहा हूँ। बच्चों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ टकराएगा और वापस जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, अगर आपने दूसरी वीडियो देखी होगी अनुपम सर की, तो उन्होंने भी बताया हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो इंटरलिंक्ड हैं। तो जो पीछे समझाया ना, अब उसी के कंटिन्यूएशन में ये मैं पीछे नहीं बताना चाह रहा था आपको। अगर पीछे बताता तो आप कंफ्यूज जाते, क्योंकि बाकी गैसेस का इन्फॉर्मेशन भी तो पहले ज़रूरी है ना। तो अब देखो, अब एटमॉस्फेयर में आपका CO2 है। ठीक है, और CO2 क्या है, एक ऑब्जर्वर, सॉरी एब्जॉर्बर ऑफ हीट। और मुझे बताओ शॉर्ट वेवलेंथ ज़्यादा गर्म होगी कि लॉन्ग वेवलेंथ, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। शॉर्ट वेवलेंथ ज़्यादा गर्म होगी कि लॉन्ग वेवलेंथ, ऑब्वियसली CO2 क्या करेगा, लॉन्ग वेवलेंथ को कैप्चर कर लेगा। और जब ये इसको कैप्चर कर लेगा तो ये क्या करना, मतलब जो ये CO2 होगा ये लॉन्ग वेवलेंथ को बाहर नहीं जाने देगा, और ये इसको इस तरीके से एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेता है। और उसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो हीट है, या बोल सकते हैं हीट बजट, ये बढ़ने लग जाता है। हीट बजट बढ़ने का मतलब क्या, हीट अर्थ में ज़्यादा रुक रही है। ठीक है, जितनी आई है उससे भी ज़्यादा हो जा रही है, कभी कभी तो वो बाहर नहीं निकल पा रही। तो हीट बजट का जो इक्विलिब्रियम था वो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हीट बजट के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी बजट के लिए। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन है वो क्यों बढ़ता जा रहा है आपका एटमॉस्फेयर में। ये इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो भी आप फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हो उनका जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा निकलेगा। यानी कि जब भी आप किसी भी चीज़ को जलाओगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा, और ये एटमॉस्फेयर में कुछ टाइम तक रहता है। और जब ये एटमॉस्फेयर में रहेगा तो अब खाली पीली तो देखो कोई भी कुछ नहीं करता ना, वो अपना कोई ना कोई वर्क तो करेगा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे काम आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी किसी ना किसी काम तो आएगी, मतलब हमारे नहीं पर अर्थ के। अब अर्थ के वो क्या काम आ रही है, और अर्थ का हीट बजट बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। भैया बहुत भयंकर चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह की गैस है, एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है ये। और ग्रीन हाउस गैस का क्या काम होता है, ये आपके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनमें अच्छा खासा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ ऑफ ओजोन, द प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, जिसके बारे में हर किसी को जानना है, ठीक है। तो ये ओजोन बनता कैसे है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। एक बार तो ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है इसकी कंपोजिशन, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो ओजोन क्या होता है, इज O3। सबसे इंपॉर्टेंटली इसके बारे में बोला जाता है इट इज़ ओडरलेस, ठीक है, कलरलेस। तो ये तो बेसिक फीचर हो गए, ठीक है, बेसिक फीचर कोई भी जान लेगा। इसमें हम नया क्या बता रहे हैं, इट इज़ लेस स्टेबल, ये बहुत कम स्टेबल होती है, यानी कि और क्या होती है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है बच्चों, हाईली रिएक्टिव होती है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है, चलो एक बार फॉर्मेशन साइकिल भी देख लेते हैं। अब देखो होता क्या है, जब आप अर्थ से क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ये एमिट करते हो, तो ये अर्थ से जैसे ही आप एमिट करते हो ये एटमॉस्फेयर में आते हैं और किस में बन जाते हैं, एक्टिव क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन एक्टिव क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। देखो अगर आप बच्चों ना कहीं भी कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या, फटाफट 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 बता दिया सर ने, पॉज ले लेना 5 सेकंड का बस, ठीक है, 5 सेकंड का पॉज लेना और इस वीडियो को 10 से 15 सेकंड पीछे ले जाकर और दोबारा से स्टार्ट कर देना, आपको दोबारा से समझ आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब एक साथ लगातार पढ़ रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग फंस हो जाता है। उस समय बस 5 सेकंड का पॉज लो या 10 सेकंड का पॉज लो और दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो, आपको समझ आ जाएगा। और ऐसा ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप 5 सेकंड का पॉज लो और उसके बाद दोबारा पढ़ो तो ना आए समझ, आएगा पक्का आएगा, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यहाँ पे, ये जैसे ही कहाँ जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ये डिके हो जाते हैं और बन जाते हैं क्या, एक्टिव क्लोरीन। और एक्टिव क्लोरीन क्या होता है, आपके फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जो अपने पेरेंट एटम से निकल के अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें से प्रोटॉन निकल गया या फिर इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, या ये अपने पेरेंट एटम में से निकल के बाहर आ गया, अब ये फ्रीली घूम रहा है, तो उसे बोलते हैं। अब इनकी प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो O2 तो आपका है ही, अब ओजोन का भी क्या होता है, फ्री रेडिकल बना हुआ होता है, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल कौन बनाता है, ये चलो पहले यहाँ पर एक प्रोसेस देख लो, ठीक है। और जैसे ही मैं ये वाला साइन लगा देता हूँ, ये क्या है, एक्टिव क्लोरीन की प्रेजेंस में, ये देख रहे हो ये वाला एक्टिव क्लोरीन के प्रेजेंस में ये बन जाता है कि आपका ओजोन। अच्छा मैंने यहाँ पर देख रहे हो आप ये वाला साइन लगाया, ये किस चीज़ का साइन होता है, ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना है। ये होता है साइन रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन सीधे ऐसे जाएगी और उल्टे में ऐसे आएगी, तभी ये बहुत कम स्टेबल है और हाईली रिएक्टिव है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये था बेसिक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। समझ आया आपको? बताओ समझ आया कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो बस एक रिवाइंड करो वीडियो को, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मैं इतना दावे के साथ कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी सर्वज्ञ एजुटेक की किसी भी वीडियो में। क्योंकि हम लोग ट्राई ऐसा करते हैं कि उस वीडियो को इतने बेसिक पे बनाएं कि हर किसी को समझ आ सके वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ओजोन फॉर्मेशन पता लग गया, ठीक है। पाई कहाँ जाती है, सिचुएटेड कहाँ है, ये आपकी पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। अभी आगे बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की भी, ठीक है। तो जैसे ही आगे बात करेंगे तब इसको देखेंगे। तो ओजोन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन। अदर गैसेस फाउंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर आर नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन और वगैरह वगैरह। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर पाई जा रही है, 20 से 25 किलोमीटर अबव पाई जा रही है हमारी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको इसके बारे में, या फिर अगला आपको जो पढ़ना है, दैट इज योर वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। तो वाटर वेपर के बारे में पढ़ते हैं। अब वाटर वेपर क्या होती है? दीज आर वाटर पार्टिकल्स, जो कि सस्पेंडेड होते हैं कहाँ पर, एयर में घूम रहे होते हैं। ये वाटर पार्टिकल्स होते हैं, H2 ही होता है ये, और ये हवा में घूम रहा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वाटर वेपर आपका कितना होता है, 0.2% से लेके 4% तक आपका टोटल वॉल्यूम का होता है ये। और 90% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट विद इन 6 किलोमीटर, यानी कि अर्थ की सरफेस से सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही वो आपका क्या करेगा, पाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जितना भी अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर के ऊपर आपके क्या डिक्लेयर होती है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब ही क्या होता है कि कंटेंट ऑफ वाटर या कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। तो इस ह्यूमिडिटी में भी दो तीन तरह के होते हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, और आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया। अच्छा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही जल्दी है तो आप लोग सर्च मार के पढ़ सकते हो, नहीं तो अगर आप कोर्स के साथ जुड़े रहोगे तो आपको हम ये वीडियोस तो बिल्कुल बताएंगे बताएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो वाटर वेपर तो ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें और क्या समझना है हमें, इट अब्जॉर्ब नॉट ओनली लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब देखो ये वाटर वेपर करते क्या है, जो भी हमारा लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना, ठीक है, रात के समय जो हमारी अर्थ एमिट करती है, अब ये भी आपको ध्यान रखना है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की मैं बात कर रहा था, देखो दिन के समय तो पूरा का पूरा अब्जॉर्ब किया, फिर शाम के समय जैसे ही आपका सूरज ढल जाता है, उसके बाद आपका जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तभी आपने देखा होगा कि रात के समय ना, अगर आप नोटिस करो एक जनरली, तो रात के समय आपको ठीक ठाक गर्मी लगती है। बट जैसे ही एक सर्टेन टाइम बीतता है, फॉर एग्जांपल सुबह के 3 बज गए या रात के 1 बज गए, उसके बाद आपको सडनली ठंड लगने स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दिन भर में अब्जॉर्ब किया था आपका अर्थ ने, वो सब उसने रिलीज कर दिया है। अब वो सब एटमॉस्फेयर में चला गया, तो अर्थ की सरफेस ठीक ठाक ठंडी हो गई। समझे? तो ये आपको ध्यान रखना है। और वाटर वेपर इज सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि ये वाटर वेपर होते हैं तभी हमारे क्लाउड्स बन पाते हैं। और जैसे ही ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे, और ये क्या करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये सब पढ़ेंगे हम आगे चल के। इन सबको रिलीज करके जैसे ही वो क्लाउड्स बनाएंगे, और फिर वो प्रेसिपिटेशन कर देंगे। तो मॉइस्चर जो हम बात कर रहे थे, मॉइस्चर इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर टेम्परेचर। अब यहाँ पर समझते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी एयर की। कैरिंग कैपेसिटी
तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितनी ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा क्या, मॉइस्चर, और मॉइस्चर ज़्यादा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा। और ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उमस। तो जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनको तो पता होगा कि ह्यूमिडिटी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको पता है ह्यूमिडिटी की वजह से आपका क्या होता है, आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है। ठीक है, अगर बाहर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो आप अपना स्वेट लूज़ नहीं कर पाओगे, यानी कि जो स्वेट होता है ना आपका, वो आपकी बॉडी पे ही चिपका रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक टर्म मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखना है। इस बार न्यूज़ में आई थी, और इंडिया के दो शहर हैं जिन पे ये टर्म लागू हुई है। चलो देखते हैं, कुछ नया जानेंगे आज। दिस इज़ योर वेट बल्ब टेम्परेचर। और मेरे को ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये इम्पॉर्टेंट है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, देखो ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, ठीक है, और इसमें ये कॉइलिंग है। अब आपने इसके ऊपर एक गर्म कपड़ा रख दिया, सॉरी, जैसे ही आपने इसके ऊपर, वापस आ जाता है, आपने इसके ऊपर एक गर्म कपड़ा रख दिया और इसको सॉरी, ठंडा कपड़ा रख दिया जो कि भरा हुआ है पानी से। जैसे ही आपने ठंडा कपड़ा रखा जिसमें पानी है, आपने इसको जला दिया, यानी कि बल्ब को ऑन कर दिया। अब बल्ब की हीट की वजह से इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है वो हवा में उड़ेगा। उड़ना चाहिए कि नहीं उड़ना चाहिए बताओ। बट अब यहाँ पर समझना है आपको ह्यूमिडिटी का खेल। अगर हवा में ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है तो ये चाहकर भी यहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले सरफेस से तभी तो रिलीज़ होगा जब हवा को ज़रूरत होगी। अब हवा में भी H2O, इसके ऊपर भी H2O, तो ये रिलीज़ कैसे हो, समझ रहे हो? तो सेम अप्लाइज टू योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर से स्वेट बाहर आता है जो कि H2O है, और हवा में H2O की कमी है, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर हवा में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है और आपकी बॉडी पे भी H2O है, तो वो कैसे रिलीज हो या कैसे इवापोरेट हो? तो वेट बल्ब टेम्परेचर एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। इसमें ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, अपना, ह्यूमंस के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों हो सकती है, क्योंकि ये स्वेटिंग से अपने बॉडी का टेम्परेचर लूज नहीं कर सकते। तो स्वेटिंग डजंट रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्वेटिंग की वजह से आपका टेम्परेचर लूज़ नहीं होगा, जिस वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे दो स्टेट है, लखनऊ, ओ सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ, सिटीज़ है लखनऊ एंड पटना। इन दो सिटी में वेट बल्ब टेम्परेचर पहुंच गया था, जो कि बहुत खतरनाक है हमारे लिए। इतना खतरनाक है कि लोगों को क्या बोलते हैं, सोलर स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक बोलते हैं हम, वो लगने स्टार्ट हो गए थे। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर अपने नोट्स में अलग से लिख लो बच्चों, याद रख लेना। वेट बल्ब टेम्परेचर अगर आ गया, फिर बाद में बोलोगे ये कहाँ से आ गया, किसने पढ़ाया था ये, तब ढूंढोगे फिर सर्वज्ञ एजुटेक की वीडियो कि देखो देखो अभिषेक सर ने तो पहले से पढ़ा रखा है ये। तो तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद पढ़ने का क्या फ़ायदा, अभी पढ़ लो। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर में और क्या क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर में सॉलिड पार्टिकल्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं उसमें। सॉलिड पार्टिकल लाइक सैंड हो गया आपका, वॉल्केनिक ऐश हो गया, पॉलन ग्रेन्स, ऑर्गेनिजम्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं। जो भी चीज़ आप हवा में जलाओगे, फॉर एग्जांपल पुराल जलाई जाती है, स्टबल बर्निंग, तो स्टबल बर्निंग से जो भी आपका सिक्री और रिलीज होता है वो भी तो कहीं ना कहीं जा ही रहा होगा। वो भी आपका कहाँ चला जाता है, दैट इज़ ऑल्सो इन योर एटमॉस्फेयर। वो भी आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, वो भी आपका एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सम ऑफ द डस्ट पार्टिकल आर हाइग्रोस्कोपिक। अब ये क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक, ये कौन सी टर्म है भैया? ये हाइग्रोस्कोपिक क्या हो गया? ये आपका अब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल्स क्या होंगे, अगर ये पार्टिकल सस्पेंड हो गए हवा में तो इससे क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल ये एक तरीके का पार्टिकल है, तो अगल बगल जितना भी मॉइस्चर होगा वो उसको ना इस तरीके से बूंद को, समझ आ रहा है, वो इस तरीके से बूंद को
अपने आसपास जमा कर लेगा, फिर और बूंदें ऐसे जमा हो जाएंगी, और इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ये पॉइंट जो होगा इसे बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन। यानी कि इस प्लेस पे आप अच्छे से कंडेंसेशन कर सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से आपका कंडेंसेशन की शुरुआत होगी, और यही बनेगा क्या, आपका न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड्स। यही होता है आपका क्लाउड फॉर्मेशन की स्टार्ट। तो जब क्लाउड्स पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे। और अभी आपको बताया था, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। ठीक है, यही हो गया आपका एरोसोल। और इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट एक सिटी अभी बहुत न्यूज़ में चल रही है, क्या, दुबई या यूएई। ठीक है, यूएई ने वहाँ पर क्या कराई है, आर्टिफिशियल रेन। तो आर्टिफिशियल रेन कराई है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्टिकल हो जाता है क्या, एजीआई। अब जरा इसका नाम बता दो। देखो, अगर पढ़ते होंगे तो नाम तो आराम से बता दोगे, अगर बता दिया मैं मान जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, और मेरे को तो मानना ही पड़ेगा ना, तुम लोग आगे बनने वाले ऑफिसर जो हो। तो इसका नाम है, चलो मैं बता देता हूँ अगर नहीं भी पता है, इसको बोलते हैं हम क्या, सिल्वर आयोडाइड। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए साथ साथ देता चल रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर भी हो जाए, क्योंकि देखो, आज से अगर आप लगाओ तो सिर्फ 100 दिन बचे हैं, 100 डेज लेफ्ट फॉर सीएपीएफ। तो हमें इंटीग्रेटेडली पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सॉलिड पार्टिकल के बाद और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट यहाँ पर हम इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये क्या करता है, इनकमिंग रेडिएशन को आने देता है, लेकिन आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये ट्रैप कर लेता है। और जैसे ही उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, फिर ये क्या करता है, हमारा हीट बजट बढ़ा देता है, और उसकी वजह से ये वर्क करता है एज अ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और आपका ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ओजोन भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। मैंने बताया ना, वो शॉर्ट वेवलेंथ को आने देती है पर लॉन्ग वेवलेंथ को नहीं जाने देती। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओजोन भी है आपका इसी तरीके का एक गैस। वाटर वेपर, वाटर वेपर इज ऑल्सो अ वेरिएबल गैस इन एटमोसफेयर विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। ठीक है, अब वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। सोचो जरा कैसे, जितना भी वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स वाला इलाका होगा वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा पाई जाएगी बाय वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते जाओगे, वैसे वैसे आपका क्या, वाटर वेपर कम होता जाएगा, यानी कि ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट, मीथेन। मीथेन आपका क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ध्यान रखना है आपको। मीथेन के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो कभी कभी ना मीथेन को किससे कंफ्यूज कर लिया जाता है, पॉल्यूटेंट से। ये पॉल्यूटेंट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है। ये पॉल्यूशन नहीं करती, ये बस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट लाती है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मतलब ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती है। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करती है बस, और कोई पोल्यूशन पोल्यूशन कुछ नहीं करती है। हाँ, ये हार्मफुल क्यों है, ये मैं बता देता हूँ। ये भी हार्मफुल है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये हार्मफुल नहीं है। तो मीथेन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिलीज़ कहाँ होता है, कहाँ से होता है, तो ये पैडी फील्ड से भी रिलीज़ होता है। ठीक है, पैडी फील्ड से रिलीज़ हो गया आपका, और कहाँ से हो गया, एनिमल वेस्ट से। और डीकम्पोजिशन के टाइम भी, जब भी डीकम्पोजिशन होता है, या आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इन जगहों से, सब जगहों से आपका मीथेन रिलीज होता है। ये क्या होता है, इसका जो GWP होता है, आज पढ़ लो और हमेशा के लिए याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब कि इसका एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल
कितनी ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है इन कंपैरिजन टू CO2। तो CO2 को हमने बेस रेफरेंस रख रखा है। हम ग्लोबल वार्मिंग की जब भी बात करेंगे तो CO2 हमारा बेस रहेगा। CO2 के मुकाबले मीथेन का एक मॉलिक्यूल कितनी ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो होता है आपका CO2 से ज़्यादा। बस इसके बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है वो चीज़? कि ये शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, ओनली फॉर 12 ईयर्स। तो अगर ये एटमॉस्फेयर में है भी तो सिर्फ 12 साल के लिए एटमॉस्फेयर में रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इतनी सब बातें आप याद रख पा रहे हो तो आपने एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन याद कर ली है। अब हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में और क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब हम सीधा सीधा आते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर पे। अब देखो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सबसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कहाँ से स्टार्ट होती है। फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो देखो ट्रोपोस्फेयर की बात कर लेते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक होती है? 8 से 18 किलोमीटर, यानी कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस से कुछ जगह पे ये 8 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है और कुछ जगह पे ये 18 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वेरिएशन क्यों आ रहा है ये बता देता हूँ। ये इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है आपका किस चीज़ में? आपका ट्रोपोस्फेयर में। तो इसके वेरिएशन आने के पीछे आपका है एक इम्पॉर्टेंट कारण। वो क्या है? फॉर एग्जांपल अर्थ की बात कर लेते हैं। वेट अ मिनट। यस, अगर हम अर्थ की बात करें, वाह यार आज फिर भी सही बोलूँ बाकी दोनों के मुकाबले अच्छा बना है और एक फ्लो में बना है। धीरे धीरे देखो मैं भी इम्प्रूव कर ही जाऊँगा, तुम लोग तो कर ही रहे होंगे, है ना। तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो अगर हम इक्वेटर की बात करें सीधी सीधी, तो इक्वेटर पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जब यहाँ पर पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर मान के चलता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, तो जैसे ही वो अर्थ पे पड़ेगा तो अर्थ की जितनी भी चीज़ें होंगी यहाँ पे, जितना भी गैसेज होंगी वो सब क्या हो जाएंगी? हीटअप हो जाएंगी। हीटअप होगी नहीं होगी बताओ। और बचपन में हमने पढ़ा है गैस लॉ। गैस लॉ क्या कहता है? कि जैसे ही गैस हीटअप होगी वो क्या करेगी? एक तो एक्सपेंड करेगी, सेकंड हल्की होने की वजह से अपवर्ड जाएगी। यानी कि अगर मान के चलो ये गैस है और यहाँ पर ये हीटअप हुआ है तो वो इस तरीके से अपवर्ड जाएगी, ठीक है। और उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पहले इतना था अगर, तो अब वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करो यहाँ पे। एटमॉस्फेयर पूरा भरा हुआ है आपका किससे? गैस पार्टिकल से। यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आएंगी तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऐसे ऊपर जाएंगे और एक्सपेंड करते जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पोल्स की तरफ ये कितना होगा? सिर्फ 8 किलोमीटर का होगा, जबकि यहाँ पर ये इतना ज़्यादा 18 किलोमीटर तक जा सकता है। मैक्सिमम लेंथ में बता रहा हूँ आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 18 ही होगा, 18 तक जा सकता है, वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में आपको और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना है आपको। सभी लेयर्स में टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, हीट अप करेगी तो आपकी जो एयर होगी वो हीट अप करके राइज हो जाएगी अबव की तरफ। अब ये हीट अप करके अबव की तरफ राइज होगी तो ये एक्सपेंड करती जाएगी, ठीक है। और जो आपकी लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोपॉज। यानी कि अगर मैं अर्थ की सरफेस की बात करूँ तो यहाँ अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होगा ट्रोपोस्फेयर, और जो उसका मैक्सिमम हाइट है वहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा? एक ट्रोपोपॉज पाया जाएगा, जहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हवा ऊपर की तरफ जाएगी इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा।
ठीक है। यानी कि नीचे से तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ऊपर गई, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये अपनी हीट को लूज़ करती हुई जाएगी। और इसका रेट क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसी को बोलते हैं हम क्या, लैप्स रेट। ठीक है, इसे बोला जाता है आपका लैप्स रेट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जब ह्यूमिडिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में करेंगे। और जैसे ही, यानी कि जब तक ये ट्रोपोपॉज पे पहुंचेगी, तो यहाँ पर मेन, अगर आप कहाँ की बात करो, अगर आप बात करो पोल्स की, तो वहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर कितना गया होगा, 45 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप बात करो इक्वेटर पे, तो वहाँ पर -80 डिग्री सेल्सियस। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर हमने तो देखो पढ़ा है कि पोल्स पे कम टेम्परेचर होना चाहिए, वेयर एज इक्वेटर पे ज़्यादा टेम्परेचर। बट बच्चों, अभी बताया मैंने आपको, पर किलोमीटर के हिसाब से 5 किलोमीटर घट रहा है। और पोल्स पे आपका कितना जाएगा, ये 8 किलोमीटर होगा ट्रोपोपॉज का। और अगर आप बात करो इक्वेटर के पास, तो ट्रोपोपॉज 18 किलोमीटर पे है। तो 10 किलोमीटर और लगा लो, 10 किलोमीटर में 5 डिग्री के हिसाब से कर लो कम। आ तो गया, ठीक है। 10 × 5 50। तो लगभग लगभग बात वही पड़ गई, यहाँ 85 होना चाहिए था या 95 होना चाहिए था, 80। तो इतना ही ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ दिक्कत नहीं होती। तो फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लैप्स रेट। बस इतना ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। ट्रोपोस्फेयर इज मार्क्ड बाय टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसमें कहीं कहीं जगह पे टेम्परेचर इन्वर्जन भी हो जाता है। नेक्स्ट, मेट्रोलॉजिकली सबसे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अर्थ पे जितनी भी वेदर एक्टिविटी है, ऑल दी वेदर एक्टिविटी, ये सिर्फ कहाँ पर हो पाएंगे, ये आपके ट्रोपोस्फेयर में ही पॉसिबल है। यानी कि अगर आपके सामने कभी एक पैसेज आ जाए जिसमें ये लिखा आ जाए कि दिस लेयर रिफर्स टू द क्लाइमेटिक एक्टिविटी, या आपकी किस तरह की एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी, तो वो क्या होगा, आपका ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। डायरेक्टली ट्रोपोस्फेयर को मार्क करना और आगे बढ़ जाना। अब वेदर फिनोमिना में क्या क्या हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, फॉग हो सकता है, हिल स्टॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है। और इसी रीजन में आपका क्या होता है, कन्वेक्टिव रीजन होता है। अब कन्वेक्शन क्या होता है, देखो, इस वाले टॉपिक में बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। अब कन्वेक्शन क्या होता है, देखो, जैसे ही आपकी गैस, फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, ये आपका सन है, जैसे ही आपकी गैस हीटअप हो जाएगी, यहाँ से वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगी। अभी बताया मैंने आपको, बिकॉज ऑफ द गैस लॉ। और उठेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है। ऊपर जाते जाते अपना टेम्परेचर लूज़ कर देगी और थोड़ा सा ट्रैवल करेगी। और फॉर एग्जांपल जैसे ही वो आपका पूरा टेम्परेचर लूज़ कर देगी और वाटर वेपर अच्छा खासा हो जाएगा, यहाँ से वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी। अब जहाँ नीचे की तरफ आएगी, इस तरीके से मान के चलो, इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी, इस जगह को बोलेंगे हम हाई प्रेशर। तो इस चीज़ को, जो सर्कल बन रहा है, इसको बोला जाता है कन्वेक्टिव सेल। ठीक है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रख लेना है कि यही है आपका क्या, कन्वेक्टिव सेल। और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ लो कि जित सारा का सारा कन्वेक्शन आपका ट्रोपोपॉज पे जाके रुक जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ट्रोपोपॉज के बारे में, अच्छा, ट्रोपोपॉज क्या होता है, आप ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया। ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोपॉज होता है आपका टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एक तो ये पढ़ना है। बाउंड्री रीजन हो गया बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। और इस रीजन में देखो, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पर नहीं बढ़ता। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर के बाद जस्ट आपका क्या आता है, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये भी सेम 8 किलोमीटर से इसकी शुरुआत हो सकती है, और 18 किलोमीटर से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। और कहाँ तक जाएगा ये, 50 किलोमीटर। यहाँ पे 52 या 55 ऐसे जा सकता है, वेरिंग अकॉर्डिंग टू दी रिस्पेक्टिव लोकेशन। ठीक है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होती है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ऑलरेडी ओजोन के बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर कोई भी क्लाउड नहीं बनेगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्लाउड क्यों नहीं बनते, बताओ ज़रा, क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पर क्लाउड, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी कन्वेक्शन सेल नहीं बनेगा। अभी पीछे तो पढ़ा
सारे के सारे कन्वेक्शन सेल, ये सारी की सारी वेदर एक्टिविटी आपकी सिर्फ कहाँ तक रिलेटेड है, ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रोपोस्फेयर। तो ये बस ध्यान रखना है। अब क्लाउड्स नहीं है तो ये सबसे आइडियल पोजीशन बन जाती है आपकी फॉर द फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन ये आपकी बन जाती है। तो इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपका एक तो एरोप्लेन उड़ते हैं, सेकेंड इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, थर्ड इट देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ओजोन। अगर ये तीन स्टेटमेंट आपको कहीं मिल जाए तो आप सिंपली उसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ओजोन स्पेयर, जहाँ जहाँ पे ओजोन है उसको ओजोन स्पेयर बोला जाता है। तो ओजोन के बारे में हम अच्छा खासा पढ़ चुके हैं, तो एक बार देख लो। ओजोन स्पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड कीमोस्फेयर। ठीक है, तो ये कीमोस्फेयर क्यों बोला जा रहा है ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी होती है, इसलिए इसे कीमोस्फेयर बोला जाता है। नेक्स्ट, अच्छा स्ट्रेटोस्फेयर की एक चीज़ और ध्यान रख लेना, अब वो क्या है चलो मैं बता देता हूँ। वहाँ पर टेम्परेचर स्टेबल रहता है। ठीक है, इस जगह पर टेम्परेचर क्या होगा आपका, स्टेबल रहेगा कुछ समय के लिए, यानी कि जो ट्रोपोपॉज के बाद थोड़ी सी समय के लिए आपका टेम्परेचर स्टेबल रहेगा। अच्छा, इसमें शायद लिखा भी है मैंने कहीं पे, द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर सम डिस्टेंस बट देन राइजेस टू रीच अ लेवल ऑफ 0 डिग्री एट 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि ट्रोपोपॉज पे कितना था, -80 डिग्री सेल्सियस या -45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ा। तो ध्यान रखना ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज, स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट ओजोन स्पेयर हम पढ़ चुके हैं। थर्ड इज योर मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है, ये होती है आपकी एक इंटरमीडिएटली लेयर होती है बियॉन्ड ओजोन लेयर एंड अप टू एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर। और यहाँ पर भी अब देखो, ये लेयर का पूरा ग्राफ मैं वैसे आखिरी में बताना चाह रहा था, बट फिर भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर घट रहा था, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, थर्मोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ देखो, टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल्स टू -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री। तो यहाँ पर कितना था, -80 गया था, यहाँ पे 0 डिग्री आया था, यहाँ फिर से -100 डिग्री चला गया, तो यहाँ पे फिर से टेम्परेचर फॉल कर गया। और आगे जो थर्मोस्फेयर होगा ना, उसका बच्चों अभी बता देता हूँ मैं, वहाँ पर फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है और मीटेोराइट्स भी यहाँ पर बर्न हो जाते हैं इस लेयर में जब वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। और मीजोस्फेयर के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या, दैट इज़ ओके, इसमें मैंने शायद नहीं लाड़ा है, हाँ, दैट इज़ योर मीजोपॉज। वेट अ मिनट, दैट इज़ योर मीजोपॉज। अब ये मीजोपॉज क्या होता है, जैसे हमने ट्रोपोपॉज पढ़ा वैसे ही आपका होता है मीजोपॉज। ये क्या होता है, मीजोस्फीयर की एंडिंग पे और थर्मोस्फीयर की स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पर जहाँ पर मीजोस्फीयर आपका ख़त्म होगा उसे बोलेंगे हम मीजोपॉज। और मीजोपॉज के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस अगर कोई है, दैट इज़ योर मीजोपॉज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, आपका मीजोपॉज होगा। तो बस इतना सा याद रखना है आपको कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई अगर सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, दैट इज़ योर मीजोपॉज। -100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है वहाँ टेम्परेचर। थर्मोस्फेयर फिर से आपका टेम्परेचर राइज होगा, और ये जो आपकी होती है वो 400 किलोमीटर तक जाती रहती है। और इस लेयर में आपका क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है। आयनोस्फेयर इसी लेयर के अंडर आपकी पाई जाती है। अब आयनोस्फेयर है तो वहाँ पर क्या होंगे, आयंस पाए जाएंगे।
आयंस मतलब फ्रीली चार्ज पार्टिकल उसमें बह रहे होंगे, और फ्रीली चार्ज पार्टिकल होते हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर आपका इफेक्ट दिखाएगी दिखाएगी। इसी वजह से आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अर्थ की सरफेस पे यहाँ पर क्या है, एक सॉरी इस तरीके से एक रेडियो टावर आपका बना हुआ है मान के चलो। अब इस रेडियो टावर से आपने सिग्नल भेजा, तो ये जो आइनोस्फीयर है इस तरीके से यहाँ से आपने सिग्नल भेजा, इस आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होगा और अर्थ के किसी और पोजीशन में आपका दूसरा टावर है ना, तो उस तक ये पहुँच जाएगा। वो यहाँ से कैच करेगा, फिर वो क्या करेगा, सब्सिडरी छोटे छोटे टावर्स को सिग्नल देगा, और वो छोटे छोटे टावर्स आपके क्या मोबाइल फ़ोन में सिग्नल भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन लिंक बैठ जाता है। और जो आपका इसके लिए एक और ख़ास बात जो है वो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो यहीं पर ऑर्बिट करा गया है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो देखो 800 से 400 होती है। जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर पे आपका बैठा हुआ है। और इसी लेयर में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, दैट इज़ ऑरोरा। लास्ट पार्ट में जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, एस्ट्रोनॉमी, तो सबसे आखिरी में मैंने एस्ट्रोनॉमी के पार्ट सेकंड में आपको ऑरोरा के बारे में पूरा बताया था। ये क्या होता है, ग्रीन लाइटिंग। ठीक है, ये ग्रीन लाइटिंग आपकी हो रखी होती है, एटमॉस्फेयर में दिखती है, बिकॉज ऑफ विच थिंग, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बाय दी, किसके द्वारा होती है बताओ, सोचो सोचो, सोलर फ्लेयर्स के बारे में होती है, सोलर फ्लेम्स के बारे में वजह से होती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आ जाता है आइनोस्फेयर, इलेक्ट्रिकली चार्ज लेयर होती है, आयनाइजेशन ऑफ एटम होता है, और बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो यहाँ पर क्या होती है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन ईजिली हो जाता है। हालांकि जो टेम्परेचर होता है अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग विद हाइट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब इसके बाद आपका टेम्परेचर दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और एक्सोस्फीयर क्या होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, और यहाँ पर भी क्या होता है, द एयर इज एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है, तो एयर तो यहाँ पे हो गई नहीं, द टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज थ्रू दी लेयर। तो इस लेयर के थ्रू आउट आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, हीलियम, हाइड्रोजन इसमें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर समझो कुछ चीज़ों के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ योर अर्थ। अब यहाँ पर आपका सबसे पहली लेयर दैट इज़ योर ट्रोपोस्फेयर, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आ जाती है आपके क्या मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो यहाँ मैं बना देता हूँ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, टेम्परेचर की। ये पूरा ग्राफ आप मेरे साथ बना लेना पहले। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इस तरीके से स्केल करूँ, ये हो गया आपका 0 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ से तो पहली लेयर में आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, सॉरी पहली लेयर में, एक सेकेंड, पहली लेयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये माइनस की तरफ है और ये प्लस की तरफ है। पहली लेयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सेकेंड लेयर में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, थर्ड लेयर में अगेन आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, एंड फोर्थ लेयर में अगेन आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, साथ साथ बनाते चलो बच्चों। ठीक है, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। और यहाँ पे सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट क्या आता है आपका, मीजो पॉज। ठीक है, अर्थ में भी कोई इससे ज़्यादा कोल्ड कोई प्लेस नहीं होता, तो अगर कभी ऐसा आ जाए तो डेट वुड बी योर मीजो पॉज। तो आज का जो सिलेबस है या आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। हम बात करेंगे किस तरीके से अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, जिसमें हम हीट बजट की भी बात करेंगे और डिफरेंट कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मैं होप यही करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमें रिव्यू देने के लिए हमारे इनमें से नीचे लिखे हुए से किसी प्लेटफॉर्म में भी जुड़ सकते हैं, या डायरेक्टली आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ साथ आप अगर चाहें तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपके लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि और लोग इससे जुड़ेंगे और उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम इसी तरीके का अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना के लाते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।